अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा यूपी चुनाव की क्रोनोलॉजी की। तो दोस्तों, हमें ये यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से हुआ हमारे साथ और हम लोग भुगत रहे हैं और पता नहीं आगे कितना भुगतेंगे। मेरी पहली कैसेट मैंने आपको बताई थी, इस्लाम एंड मुस्लिम पॉलिटिक्स। आपको मैंने उसको 2 पार्ट किए थे, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मेरी छोटी सी आवाज़ है, मैं रखता हूँ अपनी बातों को। और मैं मेरा मज़हब, मेरा दीन और हमने क्या-क्या तारीखों से सीखा और क्या-क्या हमको तारीखों से सीखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इलेक्शन आ रहा है, हम किसी वोट दें, किसी वोट ना दें। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सीखना है तारीख से कि क्या हमारे साथ क्या हुआ है, हमारा उरूज और हमारा ज़वाल। तो मैं बात करूँगा यूपी के इलेक्शन के बारे में, जो वहाँ पर हो रहा है। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है, ये व्हाट्सएप के ज़रिए लोग देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं लोग, और मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। देखो, मैं तो मानता हूँ सिर्फ एक शख्स अगर उसको सुनता है, अगर उसमें कैपेसिटी है, तो वो काम कर सकता है। हम लोग अपना ओपिनियन देने वाले हैं, हम लोग कहीं सेमिनार में जाते हैं, मेरे में बात कर रहा हूँ ना, मैं कुछ जाता हूँ। हम लोग एक हम लोग एक ज़ख्मी इंसान लोग हैं, हम लोग मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम एक ज़ख्मी इंसान है, बहुत ज़ख्म है हमारे सीने में बड़े ज़ख्म हैं अपनी कौम के लिए। और रोज़ हम लोग वो छाछ को फूक फूक के हम लोग पीते हैं, और पता नहीं कितने दिन तक पीना पड़ेगा उस छाछ को जो फूक फूक के पिया जाता है। तो यूपी की क्रोनोलॉजी ऐसी है साहब, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा उसको। मैं मुझे पता है कि मेरी कैसी लंबी होती है और मैं आपको शॉर्ट में बता नहीं सकता, क्योंकि देखो, समझना है तो उसको गहराई से समझना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कह दे भाई इसको वोट दो या उसको वोट मत दो, ये बात खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। हमको उसकी गहराई में जाकर उसको समझना पड़ेगा कि क्या बात होती है। मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई आप ज़रा उसको आप 10 मिनट या 10 मिनट में आप बात समझा दें। मैं अपनी बात 10 मिनट में समझा नहीं सकता हूँ। मैं मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसमें हज़ारों बात होती है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये कुछ जितना भी मैं इस टाइम लगेगा उसमें आपको मैं थोड़ी बहुत मैं समझा सकता हूँ। तो यूपी में मुसलमानों के साथ, मैं यूपी की बात भी करूँगा, मुसलमानों के साथ ये होता है कि मुसलमान वोट देते हैं। मुसलमानों ने पहले कांग्रेस को वोट दिया। हमें एक चीज़, मैं आपको ये बिल्कुल नई चीज़ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल नई चीज़ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल नया, मैं आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ, आप इसको गौर से सुनो। देखो, जब बंटवारा हुआ, ठीक है, पाकिस्तान बना अलग होकर, ये बंटवारा हमें कहते हैं। इसमें बहुत फैक्टर काम करे थे, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करे थे। इसमें ऐसा हुआ कि इसमें इलेक्शन की बात आती थी कि भाई इलेक्शन हुआ, उसमें एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी। मुस्लिम लीग माशाल्लाह वो बंगाल से जीत जाती थी, बम्बई से जीत जाती थी, भोपाल से जीत जाती थी, बहुत जगह से वो जीत जाती थी। तो मैंने एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरा था, एक साहब थे, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमको बहुत धोखा दिया, ये बहुत हमसे धोखेबाजी की, पर ऐसा बहुत धोखेबाजी की। तो उन्होंने फिर वो कैसी बड़ी बहुत 1 घंटे की करीब कैसी थी वो वीडियो, तो उन्होंने उसकी तारीख बताना शुरू की। देखो, मुसलमान ने तो इतना हमको धोखा दिया, कैसे धोखा दिया कि इन्होंने जब इलेक्शन हुआ कि भाई आपको पाकिस्तान अलग चाहिए, तो इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में अक्सरियत 90%, 95% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें अलग से अपना मुल्क चाहिए। आप ये मेरी बात को गौर से सुनना, ये शुरुआत में इसको कर रहा हूँ, तो आपकी समझ में आएगी कहानी। तो ये क्रोनोलॉजी और डेंजर क्रोनोलॉजी होती है, दिमागों में क्या क्या बनता है।
एक ऐसा होता है। तो ये इलेक्शन होता है, इलेक्शन में ये होता है कि भाई बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें इलेक्शन हुआ, उसमें इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 95% जीत के आते हैं कलकत्ता से। अब मेरे पास रिकॉर्ड भी है, यूट्यूब पे आप जाइए, आप उस सब का आप 1944 1947 का आप निकालें उसका इलेक्शन रिजल्ट देखें। मैंने चेक किया, उसका रिजल्ट मेरे पास है, और आप भी देख सकते हो उसको रिजल्ट। क्लिक करना है आपको 2 मिनट में घर में निकाल के, ठीक है, गूगल पे। तो उसमें सर्वे हुआ, 10 99% लोगों ने कहा कि हमें अपना अलग से मुल्क चाहिए, हम जिन्ना के साथ हैं, ठीक है। ये बात हुई, जिन्ना साहब के साथ हैं, और ये बात हुई। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में वो पार्टी जीतती है, तो अब तो सवाल ही नहीं, बनना था। तो जब ये मैंने इस बात पे मैंने जब मैं बड़ा बेचैन था, तो बेचैन तो था ही मैं। तो ये कैसे हो सकता है फिर? ये जब 95% लोगों ने, जब 99 या 95% लोग उस पर सहमत थे बंटवारे के, तो फिर हमारे बाप दादा यहाँ कैसे रह गए? बात ये आ रही है, बात ये आ रही है कि हमारे बाप दादा यहाँ कैसे रह गए। आज लाखों, उस टाइम पे सिर्फ 6 करोड़ मुसलमान थे, 6 साढ़े 6, और लोग 6 साढ़े 6 को 7 बताते हैं, साढ़े 6 7 करोड़ का हिसाब किताब बनता है। आज भी बोले कितने मुसलमान है, तो बोले 20 या 25, 20 25, ऐसा उतना फिगर आगे पीछे जाता। तो मैं आपको 6 करोड़ की मैं बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे 47 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसा होता है, इलेक्शन हो गए, बंटवारे की बात होगी कि भाई हम सहमत है, बंटवारा हमारा करके दे दो, हम लोग अलग जाएंगे, आज़ादी के साथ हमने आपसे जंग लड़ी, और हमको अपना मुआवजा चाहिए, और हम लोग अलग जाना चाहते। तो इलेक्शन होता है। तो फिर मैं सोच रहा कि हमारे बाप दादा क्यों नहीं गए, इतने लाखों करोड़ों मुसलमान यहाँ कैसे रह गए? गए 6 करोड़ थे, उसमें से गए 3 करोड़ समझ लो, और 3 करोड़ यहाँ रह गए। आधे से 3 करोड़ से भी कम लोग गए। अगर उसमें आप लोग इसका सही इंडेक्स किसी के भी पास नहीं है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ चीज़ को, तो इतने भी करोड़ वहाँ नहीं गए। 2 करोड़ भी नहीं, मुझे लगता है कि मुश्किल से 2 करोड़ लोग भी नहीं गए, तो 4 करोड़ यहीं रह गए। और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी लॉट थी, जैसे कि ये दिल्ली होता है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बंगाल है। उस तरफ बंगाल की बात नहीं कर रहा मैं, बंगाल से बहुत कम लोग गए, लेकिन मैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, और इस तरफ थोड़ा सा और नीचे का थोड़ा, ये लोग मिला के चले गए। अच्छा, उसमें गए कौन लोग? उसमें फिर मैं इसमें बात ये निकल के आ रही कि उसमें गए कैसे लोग। तो उस टाइम के सबसे जो पावरफुल लोग थे, जो सत्ता में थे, जो पावरफुल अपर कास्ट, तीन सैयद, शेख, हम लोग, ये सब ऐसी किस्म के, आज जैसे हम लोग देखते हैं ना अपर कास्ट होती है, हर जगह पे अपर कास्ट है। तो उस जमाने में मुस्लिम अपर कास्ट, उसमें सब लोग, वो अलग बहस है, मैं आपको सिर्फ ये बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अपर कास्ट थे, तो ये जो मुसलमान थे हिंदुस्तान में 6 करोड़, उसमें से अपर अपर कास्ट जो होती है, उसमें से मुश्किल से 3 4 लाख भी नहीं थे अपर कास्ट। और उस टाइम पर मुसलमान, जैसे कि मुसलमान भाजी वाला, गोश्त वाला, बिक्री वाला, काम धंधे वाला, ऐसे लोगों को वोट देने का अलाउड नहीं था। आप ये पॉइंट आप दिमाग में रख लो, जितने भी लोग थे। आप कोई चीज़ आगे किसी से आप बहस करते हो, आप उस फील्ड में हो, आप सियासत में हो, तो आप स्पीच कर सकते हो। मैं आपको कहता हूँ, ये चैनल से आप किताब एक निकली है, आप उसको पढ़ो अच्छी तरह से। सत्यहिंदी.com पर जाइए, और उसको आप उसको इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की बंटवारा जो होता है हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान जो हिंदुस्तान का हुआ है, उसमें आप जाके उसको चेक करें अच्छी तरह से। उसमें एक 1.25 घंटे की कैसेट है, आप उसको देख सकते हैं कि बंटवारे। तो उसमें 10%, मैं 10% भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसमें 3 या 4 लाख जो थे, जो पार्टी कार्यकर्ता थे, जो बड़े बड़े अहदे पे थे, सिर्फ उनको ही वोट देने का इख्तियार था। आम लोगों को वोट देने का अख्तियार नहीं था उस टाइम पे। आप ये बात समझ लो अच्छी तरह से। जैसे कि मेरे दादा थे, उन्होंने वोट नहीं दिया होगा, और कितने कितने लाखों लाखों हो सकते, करोड़ों तो थे, मैं तब मैं वोट की बात कर रहा हूँ। वो, और औरतों को तो था ही नहीं, वो बहुत कुछ ऐसी इंटेलिजेंट औरत होगी, प्रोफेसर है, कुछ है, सब वो ऊपर वाली जात, नीचे वाले कुछ नहीं थे। तो उसमें जो नीचे वाले तो कुछ कहीं भर भी नहीं थे इलेक्शन में, सिर्फ वो लोगों ने वोट दिया
और उन्होंने अपना बना के निकल गया। बड़े बड़े उसमें पैसे वाले, उसमें बहुत ही दिमाग, बड़े शातिर, और जो मुसलमान को रिप्रेजेंट करते थे, जो बहुत बहुत वो लंबी कहानी है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो हम लोग उसमें नहीं थे, हमारे बाप दादा जो उस इलेक्शन में नहीं थे। बंटवारे वाली जो कहानी के अंदर हमारा वोट, हमारे बाप दादा का वोट नहीं था, ये आप याद रखो अच्छी तरह से, नहीं था उसमें, कहीं पर भी हम लोग नहीं थे। तो वो साहब कह रहे हैं कि देखो तुमने तो बम्बई से तो सबसे ज्यादा वोट मिले, महाराष्ट्र में बम्बई से तो बहुत वोट मिले। अरे बम्बई के कितने वोट मिले, जब वो उन्हीं को देना है, वो सिलेक्टेड लोगों को सिर्फ वोट देना उसमें। वो आम इलेक्शन, अब वो उस इलेक्शन को ये आम इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। अब भाई कोई जानकार थे, उनको मैं यूट्यूब वाला जिसने बनाया कैसे, उनसे मैं पूछता हूँ कि आप जो जानकार होते हैं ना, जरा उनसे पूछ लो आप, या आप क्यों मन गलत तारीख बताकर किसी को भड़काते हो कि मुसलमान को जब ये इलेक्शन, देखो ये नहीं कि हर मुसलमान ने वोट दिया कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, फिर रुके यहाँ पर, रुके क्यों? क्योंकि वो जो हमारे बाप दादा थे वो उसके खिलाफ थे, उस चीज़ के खिलाफ थे, क्योंकि अब ये अपर कास्ट के जो मुसलमान थे, जो अपने आप को सुपरियर समझते थे, जो हम लोग इस सियासत में नंबर वन, वो जो भी था हर नंबर वन समझते थे, हमारी पहुंच मौन इनसे, गांधी जी से, नेहरू जी से एकदम वो टच वाली बात होती थी उनकी। तो वो उनके थे, वो जो सियासत चली थी, आप उसकी भी कहानी में नहीं जाऊंगा मैं, कहानी तो मुझे पूरी पता है, मैंने पढ़ी भी है कहानी उसकी, बंटवारे की भी। तो ये जो थ्योरी थी ना, ये बड़ी खतरनाक थ्योरी थी। अब आज वही थ्योरी जो तंजीम है, जैसे आरएसएस तंजीम है, वो उसको दोहराती है, वो मुगल राज को दोहराती है, बंटवारे की बात को दोहराती है, फिर बंटवारे के बाद जो झड़पें हुई बॉर्डर पर वो उसको दोहराती है कि देखो ऐसा हुआ, उसमें भी लोगों ने एक दूसरे की जान बचाई, वो नहीं बताते कि मुसलमान ने हिंदू की जान बचाई, हिंदू की ने मुसलमान की जान बचाई। वो तो कुछ शरारती होते हैं, उस उसका फायदा उठाना चाहते थे, वो लोग ने किया। लेकिन आम लोग ऐसा नहीं करते थे, जैसे कि आज भी हम लोग, आम हिंदुस्तानी ऐसा नहीं करता, ना ऐसा कभी चाहता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के 99% जो मुस्लिम लोग हैं, ये हिंदू लोग हैं, हमारे हिंदू भाई है, वो बहुत बेहतरीन लोग हैं, बड़े समझदार, बड़े बेहतरीन, बड़े अखलाक, जैसे कि बहुत उसमें बहुत अच्छे लोग हमारे साथ, हम ना उनसे हमारे, ये सिर्फ कुछ परसेंट लोग हैं, 2-4%, जिसको आप बोले 2-4-5%, ये लोग धांधली मचाते हैं। अच्छा, वो धांधली मचाती है सियासत के लिए, सियासत को एक, वो सियासत को तो आप कल भागवत जी का बयान देख लिया, आप क्या बोलते हैं वो, हिंदुत्व, हिंदुत्व मुसलमान के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि बिल्कुल सही बात आपने बोली, आपने बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि मुसलमान के बिना हिंदुत्व अधूरा है। आपने कही ना स्टेटमेंट दिया, एक डीएनए, कभी कहते हैं एक डीएनए था हमारा, मैं मानता हूं आपका हमारा डीएनए, और फिर सबका भी डीएनए वो आदम का डीएनए जा रहा है, वो डीएनए आदम तक जा रहा है, ये हमारा बिलीफ है। आप उसको मानो या ना मानो, हम मानते हैं उसको। तो मुसलमान के बिना तो उनका फिर वो कुछ नहीं है, मुसलमान के बिना उनका कुछ नहीं है। क्योंकि बाबरी मस्जिद थी, मुसलमान आपके 2 सीट से आपको मिलती है 70, फिर 80, फिर 120, फिर आप बढ़ते बढ़ते आप यहाँ तक बढ़ के आ गए। किसकी वजह से? बाबरी मस्जिद की वजह से, मुसलमान की वजह से। जो इनके जो मैं एक जगह तंज किया था, मैं कभी कभी तंज करता हूँ कि पेट जो उतने बड़े बड़े होकर ना, ये जो खा खा कर जो ऐश आराम कर रहे हैं, ये मुसलमान की बदौलत करते हैं। और इसमें इसमें तो कोई, मैं कोई झूठ बात भी नहीं बोल रहा हूँ, और फैक्ट है ये बिल्कुल। 2 सीट थी, आपके सालों से 2 सीट थी, अडवाणी और वाजपेयी जी की, 2 ही सीट थी। जंग संघ, जो जंग संघ बनी थी पहले, वो जंग संघ, फिर वो बनते बनते फिर वो बीजेपी बन गई। वो भी लंबी कहानी है, मैं आपको कभी कोई ऐसा पूछे तो मैं बता सकता हूँ, उसकी भी कहानी मुझे याद अच्छी तरह से, मैंने पढ़ी की तारीख उसकी भी, जंग संघ की। तो वो भी एक थी, 2 सीट थी। तो जहां बाबरी मस्जिद आए, रामन सीरियल फेमस होने लगा, तो लोगों में एक तरह आस्था जागी, अच्छी बात है, वो बड़ी अच्छी आस्था जागी। तो आस्था जागती है तो वो सीटें बढ़ जाती है। तो फिर उन्होंने फिर वो मंडल था, वो उसमें वीपी सिंह ने जो निकाला आरक्षण का जो, तो उसमें लगा कि भाई ये तो इसको डाइवर्ट करना चाहिए। तो क्या डाइवर्ट कर, ये मुद्दा तो था, लेकिन हमको उसका वो ढक्कन खोलना है। तो
वो लोग क्या करते हैं कि वक्त का इंतजार करते हैं ढक्कन खोलने के लिए। अब ये ढक्कन खुल गया, राम मंदिर का ढक्कन खुल गया, आंदोलन चले, वो चले, वो चले, लोग मरे, लोग नुकसान, वो हुआ, लेकिन हमारी सियासत को फायदा हुआ मजहब की बिना पर। और जो अगर मुसलमान नहीं होते तो क्या होता, अगर मुसलमान नहीं होते तो क्या होता, फिर वो महाभारत होती यहाँ पर। अब वो तो हम पे दोष देते हैं कि ये मुसलमान ऐसे। अगर मेरा वो जाता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान अगर नहीं होते, समझो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर 100% मुसलमान चले गए होते, कहीं भी चले गए होते, पाकिस्तान वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी लोग बोलते हैं ना चले जाओ वहाँ, पहले बोलते कि इधर चले जाओ, आप बोलते अफगानिस्तान चले जाओ, अगर नहीं होते तो क्या करते। तो ये महाभारत, ये कांग्रेस भी हिंदू, बीजेपी भी हिंदू, कल्याण सिंह रामविलास पासवान भी हिंदू, अखिलेश यादव भी हिंदू, शरद पवार भी हिंदू, जयललिता भी हिंदू, स्टालिन भी हिंदू, पटनायक जी वो भी हिंदू। क्या है ये, फिर क्या करते, फिर आप लोग आपस में लड़ते, फिर लोग आप आपस में लड़ते, लेकिन उतनी चीजें नहीं होती। वो अपनी तरफ खींच रहा है, को अपनी तरफ खींच रहा है, सबने आप देखो लेके बैठ गए। ये तो चल गया, आपकी वो नसीब अच्छी है कि मुसलमानों की वजह से आपको इतना सुख मिला। आज जो आप सुख भोग रहे हैं ना, वो सिर्फ मुसलमान की वजह से। ये इसमें इसमें देखो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और आपके अल्टीमेटली आपके मुंह पर वो बात आ गई, मैं उसका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मुसलमान को रखा। अगर हिंदुत्व है, बिना मुसलमान के नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमान को मारा जाएगा और हिंदुओं को दिखाया जाएगा हम लोग मस्जिद में एक नई पॉलिसी होती है, मस्जिद तोड़ दो, वो अलीगढ़ में वो कुछ लगा देंगे, नाम बदली कर देंगे, ये कर देंगे। ये तो एक एक तबके को खुश करना होता है कि भाई मैं उनको खुश कर दूंगा तो बड़े खुश हो जाएंगे, तो वो हमको वोट मिलेंगे। इस्लाम को आप लोगों ने नहीं समझा, इस्लाम को आप लोग नहीं समझ रहे। इस्लाम को समझ रहे, आप अच्छी तरह समझ रहे इस्लाम को, इस्लाम कितना गहरा मजहब है। इस्लाम इस्लाम कोई मार धर आपने तो उसको लेबल लगा दिया, ये औरतों पे जुल्म करता है। औरतें सबसे खुशहाल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में। अब औरतें सिर्फ सेफ अगर है तो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया में। तो इस्लाम में आप जाके देखें, ये पर्दे की बात आती है, अरे शुक्र मानो। आप लोग आप लोग नहीं, उसकी गहराई, उसकी फिलॉसफी, उसकी गहराई को आप नहीं समझ रहे हो। पर्दा जो होता है, ये पर्दा सिर्फ औरतें लेती है, ये पर्दा औरतें ले रही है मर्द को जहन्नम से बचाने के लिए। ये याद रखो आप, औरतें पर्दा ले रही है मर्दों को। अगर वो जी नंगी घूमेंगी, अगर वो इस तरह से वो फैशनेबल, वो अपने वो जैसे अमेरिका में आप देख लो, फ्रांस में देख लो, जापान में, चाइना में आप देख लो, औरतें क्या वो बिकनी वगैरह पहनती है, ऐसा देख लो। तो मर्दों में ख्यालात क्या होते हैं, वो शैतान बनने के करीब पहुंच जाता है वो इंसान। मेरे को खुल के नहीं बताऊंगा मैं, आप समझदार लो, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो शैतान बनाते हैं। अगर वो ऐसा होगी तो वो इंसान ही रहेगा ना, उसको कुछ दिखना है ना, वो कुछ उसको एहसास होगा। यहाँ पर एहसास कराया जाता है, देखो ये औरत है, ये तो सिर्फ इस्तेमाल के लिए है। हम लोग औरतों को रखते हैं घर की रानी। हम लोग अल्लाह के अलावा अगर किसी से लड़ते हैं मुसलमान अपनी औरतों से, ये भी कड़वी सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से डरते हैं तो अपनी औरत से। और ये लोग कहते हैं कि इस्लाम में तो औरतों को ये किया जाता है, वो किया जाता है, वो किया जाता है। एकदम सरासर गलत, एकदम गलत, 100% रॉन्ग। तो ये कैसा होता है, ये औरतें मुतासिर ना हो इस्लाम से। औरतें जो कोई दूसरी औरतें हैं जो इस्लाम मुस्लिम नहीं है, वो ऐसी औरतें कोई कोई भी हो सकती है, वो कम्युनिस्ट हो सकती है, वो जो भी हो सकती है। तो औरतें इस्लाम से मुतासिर ना हो जाए कि ये रानियां घर में बन के बैठी है, ये घर में रानियां बन के बैठी है। तो और हम लोग तो वो हो गए, हम लोग तो सर्विस करना पड़ता है। यहाँ पे जोड़ा जाता है कि भाई तू क्या करती है, मैं करती हूँ ऑफिस में उधर काम, मैं करता हूँ उधर काम, भी तेरी भी कमाई मेरी भी कमाई। वो कुछ भी, मैं फिर खुल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो चलना चाहिए बस। वो पेट की बात आ गई, फिर वो रुबाब रहता नहीं है, फिर वो चीज़ होती नहीं है। तो फिर मैं समझता हूँ साहब, ये पर्दा जो हमारे में ना, ये तो इस्लाम में औरतों को और फिर मर्दों को हुक्म है, वो अलग बात है कि मर्दों को हुक्म है तुम भी अपनी नजरें झुकाओ लो। आप सऊदी जाके देखें,
वहाँ भी करोड़ों औरतें रहती हैं। दुबई देख लीजिए, किसी आप देख लेना, करोड़ों औरतें रहती हैं, करोड़ों। कितनी किताबें छपी है सिर्फ पर्दा, हिजाब, पर्दे पे इतनी किताबें छपी है, आप जरा उसका मुताला करो मेरे भाइयों, तो उसमें आपको पर्दे की अहमियत मालूम पड़ेगी, पर्दे की अहमियत मालूम पड़ेगी। और मैं एक यूट्यूब पर अब जो जो साकिना नाका पे जो रेप हुआ एक औरत का, वो उस पे राज ठाकरे का यूट्यूब वो जो व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे चल रहा है। राज ठाकरे साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये देखो, ये रेपिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है, ये रेपिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है, ये को 2 सालों को पकड़ो और कहीं भी चौराहे पे पकड़ के मारो, जैसा चाहे उसको ऐसा मारो, जैसा कि अरबस्तान में मारते हैं। वो उनकी भाषा में बता, जैसे कि अरबस्तान में कहते हैं वो, सताप साप साप खदाम फड़ा फनिन साहब, तड़पना नहीं पड़ेगा कि सारा वो, ये साला कब मिलेगा उसको जेल में, आज वो चैन होगी, कल वो चलेंगे, वो जेलर नहीं है, वो फिर वो जल्लाद कहाँ से लाएंगे, वहाँ मसला ही नहीं है। तो लोग जानते हैं, ये जो जो बवाल मचाते हैं ना, ये जानते हैं। हम लोग ने कभी भी, मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ कहीं पर भी इस्लाम हुकूमत इधर, अभी देखो अंदेशा हो रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है ना, वो सुधीर चौधरी को साहब बोल रहे हैं कि देखो ऐसा है ना, वो गजवा होने वाला है, वो खुरासान है, खुरासान वो इतना इतना एरिया बनता है, फिर वो खुरासान से हिंदुस्तान में आएंगे, फिर वो कब्जा करेंगे, फिर वो ऐसा होगा, फिर वो वैसा होगा, फिर वो इस्लामिस्तान बन जाएगा, वो क्या क्या अपनी वो दिमाग दौड़ा रहे हैं अपना अपना। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम भी हमारे बाप दादा जमाने से रहे हैं, हमने भी हिंदुस्तान का पानी पिया है, हमने भी गंगा जमुना का पानी पिया है, तो हमारे भी वो चीज़, हम लोग क्या चाहते हैं कि समाज के अंदर बुराई निकल जाए, कुछ ऐसे कानून बने जिसमें समाज से रिश्वतखोरी, सबसे बड़ा मसला रिश्वतखोरी का हिंदुस्तान में, आप याद, मेरी बात याद रखिए आप, बड़े बिंदास लेते हैं रिश्वतखोरी, अरे कुछ नहीं होता है, खाओ बिंदास ऐश करना अपने को। मैंने आपको एक कैसे में बताई थी चीज़ें, क्योंकि उनको डर नहीं है, उनको डर नहीं है, रिश्वत खा रहे हैं वो, फ्लैटें बना रहे हैं, बंगले, रोज ईडी की, आप देखो रोज ईडी की इधर रेट, ईडी की उधर रेट, करोड़ों रुपया पता नहीं कहाँ रखा है, रेट पे रेट, रेट पे रेट चालू है। तो राज ठाकरे साहब का मैं बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ, यहाँ कोई इस्लामिक, देखिए, हमने बैंक कहाँ से खरीद, बैंक खोली इंडिया में, इतने बैंक आ रहे हैं, कहाँ से आए बताइए, ये बैंक कहाँ से आए, बाहर से आए। मैं आपको लाइन बता दूं गिन के, इतनी चीजें कहाँ से आई, हम लोग उसको तो अपना लेते हैं बराबर, जो चीज आती है, कंप्यूटर आता है, वो आता है, सब लोग वेलकम, तुम्हारा वेलकम वेलकम। लेकिन एक होता है मानसिकता, हम लोग मानसिकता कहाँ से लाएंगे, लोगों के अंदर एक मानसिकता भरनी है, तो हम लोग उसको कहाँ से लाएंगे बताओ, को कंपनी है जो बनाती है मानसिकता, कोई कंपनी दुनिया में है जो बनाती है ऐप बना के बता दो मानसिकता का, कि हम लोग ऐसा ऐप बनाए इंसान इंसान बन जाएगा, मानसिकता नहीं, कानून से होता है। और हमारे हिंदुस्तान में कानून का थोड़ा बुरा हाल है, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का बुरा हाल है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाल बुरा, उसकी मेरे पास दलील भी है, क्योंकि इंसाफ से ही होता है, इंसाफ, इंसाफ जब होगा तो लोग खुशहाल रहेंगे। इंसाफ, चाहे अमीर गरीब, चाहे कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई नहीं, इंसाफ होना चाहिए, और सही इंसाफ होना चाहिए। जहाँ इंसाफ सही होता है, मुझे वो याद आता है, वो चर्चिल वगैरह जो थे, हिटलर ने जो लंदन पे जब बम बरसा रहे थे, तो लोग इधर उधर अफरा तफरी मच गई थी, वो भागम भाग हो गई थी वहाँ पर, तो वो चर्चिल ने, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर भी कहीं से वो आ रहे थे, कुछ भागम दौड़ी में सभी थे, तो एक जगह को उसकी गाड़ी देखे कोई औरत और बच्चा रुकाते हैं, रुको रुको रुक जाओ रुक जाओ, तो बेचारा रुक जाता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। तो वो कहती है औरत, क्या हम लोग बच जाएंगे, क्या हम पर बम गिरेंगे, हम लोग बच जाएंगे। तो बोले नहीं हम लोग, वो प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि नहीं 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 बच जाएंगे, नहीं नहीं बच जाएंगे। तो नहीं बोलो, फिर वापस वो कई बार वही दोहराती कि हम मरेंगे तो नहीं, हमें डर लग रहा है कि हम लोग को बम गिर जाएंगे तो हम लोग मरेंगे तो नहीं। मैं आपको एक पॉइंट क्या बता रहा हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, क्या आपको हम इंसाफ आपके साथ करते कि नहीं इंसाफ,
इंसाफ हमारे 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 मुल्क में इंसाफ होता है कि नहीं होता है? वो कहते हैं कि हाँ इंसाफ होता है, तो बोले हम लोग ज़रूर बचेंगे, हम लोग ज़रूर बचेंगे क्योंकि यहाँ इंसाफ होता है। वो किस तरह भी लोग हो, कैसे भी लोग हो, वहाँ इंसाफ बराबर हो उसकी उनकी दलित में इंसाफ के लिए हम लोग कोई नस्ल भेदभाव हमारे मान नहीं हम लोग रखेंगे, इंसाफ करेंगे किसी के भी साथ। तो इंसाफ जब होगा, सही इंसाफ जब होगा, तो वो देश को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो मैं अब इस हिसाब से ये कहना चाहता हूँ, मैं अब इस हिसाब के ऊपर अभी आ रहा हूँ, माफ़ करना, मैं माफ़ करना, मैं ज़रा सा थोड़ा सा ये हो गया था। और मैं ये बहुत लंबी नहीं करूँगा, बस ये कुछ 25-26 मिनट में नेक्स्ट में आ रहा हूँ। और यूपी इलेक्शन के बारे में आपको मैं थोड़ी सी मालूमात, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, थोड़ी सी मालूमात आपको देके मैं अपनी कैसे